जय हिंद। आज हम आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर है ऐतिहासिक अवलोकन। अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर रिसर्च ही कर रहे हैं तो हम किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वही होता है अवलोकन, जिसमें हम तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं। पहला होता है हमारा साक्ष्य, हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या एविडेंस है हमारे पास। दूसरी चीज़ होती है क्रिटिसिज्म, वो एविडेंस क्या सच्चे हैं या झूठे हैं, उनका क्रिटिसिज्म करना होता है। और तीसरा होता है एनालिसिस करना, विश्लेषण करना कि हमने सही कार्य किया है या गलत कार्य किया है। आसान भाषा में अगर आप अतीत के विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अतीत से जुड़ी कोई वस्तु, कोई भी विषय वस्तु, कोई भी चीज़ जो है वो उठा के जब उसका अध्ययन करोगे ना आप, तो वो आपका ऐतिहासिक अवलोकन कहलाता है, जिसमें आप उसकी जांच करते हो, फिर उसके ऊपर व्याख्या करते हो और उसमें गलतियां या सही है या गलत है ये पहचान करते हो। तो यही होता है जो इतिहास में घटना घटित हुई होती है उसके सोर्सेज को कलेक्ट करके हम ये जानते हैं कि वो क्या कारण रहे उस घटना को होने के, या फिर उसके क्या प्रभाव निकले, क्या परिणाम निकले। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसको प्रकाशित करना, यही हमारा ऐतिहासिक अवलोकन कहलाता है। ऐतिहासिक अवलोकन के, हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन के कुछ पहलू होते हैं, जैसे कि पहला पहलू है हमारे पास व्यवस्थित जांच करना। जांच कैसे करेंगे कि हमने किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सोर्सेज कलेक्ट किए। अब उन सोर्सेज को हमने पहले चेक करना है कि ये ओरिजिनल सोर्सेज हैं, फर्स्ट हैंडेड है या फिर दोबारा से क्रिएट की गए हैं, कहीं नकली तो नहीं है। और उनकी आलोचना भी करना कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या सही है, इसमें क्या गलत है। जो एक्चुअल एविडेंस हमें मिले मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उनसे हमें अशोक के प्रशासनिक कार्यों की जानकारी इतनी प्राप्त नहीं होती जितनी कि उसके धर्म से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इसकी आलोचना हो गई ना कि प्रशासनिक तो है ही नहीं उसमें। इसके बाद हमें प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों के ऊपर जाना चाहिए। कैसे प्रयोग करेंगे इनका? प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो कि डायरेक्ट वहीं से निकले होते हैं, मतलब ओरिजिनल होते हैं। जैसे कि उस समय की कोई डायरीज हो गई, कोई भी किसी इतिहासकार ने लिखी हुई है, उस समय का कोई दरबारी है उनका, उसके द्वारा लिखी गई कोई किताब है, शासकों द्वारा आदान प्रदान किए गए पत्र हैं, उनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेख हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, प्राथमिक स्रोत हैं, जो फर्स्ट हैंडेड हैं, जो उन्हीं के द्वारा लिखवाए गए हैं या फिर उन्हीं के समय के, एग्जैक्ट उन्हीं के समय के हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हमारे पास, द्वितीय स्रोत, वो होते हैं जैसे कि इन सभी का अध्ययन करके एक लेखक ने, कोई उपिंदर सिंह लेखक है, जैसे कि आपकी कोई लक्ष्मी नाम का कोई पब्लिकेशन है ना, तो ये इतिहासकार है, इसने वो सारी चीज़ों को पढ़ा और अपनी एक किताब में ये सारी बातें लिख दी। तो आपको एक जगह पर वो सारी किताबें, सारी बातें मिल रही है ना एक किताब में, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी सोर्स है। कि आपने अगर डिटेल में सबको कनेक्ट करके पढ़ना है तो आप उस बुक की तरफ चले जाओगे, अदरवाइज अकेले अकेले को पढ़ना है तो आप फर्स्ट जो प्राइमरी सोर्स है उनके पास जाओगे। तीसरे स्थान पर आप क्या करोगे, उनका विश्लेषण करोगे, उनकी व्याख्या करोगे। ये मैं अभी पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना, कि आप प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों को कलेक्ट करोगे और उसके बाद उनका विश्लेषण करोगे, उनके ऊपर जितनी भी जानकारी आपको समझ आ रही है या नहीं भी आ रही, उन सभी के बारे में अच्छी तरह से व्याख्या करोगे। फिर आता है वस्तुनिष्ठता पर ध्यान देने वाला काम। ये होता है जैसे कि आप इतिहासकार हो, आपको अशोक पसंद नहीं है, मुगल पसंद नहीं है, चलो ठीक है, तो मुगलों के बारे में जो बुरी बुरी बातें ना आप वही लिखोगे इतिहास में, अच्छी अच्छी कुछ नहीं लिखोगे। तो ये क्या है, ये वस्तुनिष्ठता नहीं है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता होती है कि आपने निष्पक्ष तरीके से रहकर जो बात आपको मिली है, कोई अच्छी बात मिली है, कोई बुरी बात मिली है, वो सारी की सारी लिख देनी है। जैसे कि अब तक का इतिहास में हमने क्या पढ़ा है, मुगलों को महान बताया गया, लेकिन वो तो अब पता चल रहा है ना कितने महान थे, क्योंकि अब के जो इतिहासकार हैं वो क्या कर रहे हैं कि इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को अपना रहे हैं। इसके बाद अब आपको स्रोत मिल गए, आपने उन पर व्याख्या भी कर दी, वस्तुनिष्ठता भी बरत ली, तो इसके बाद आप क्या करोगे, उसके कारण और परिणाम निकालोगे कि किस कारण की वजह से घटना हुई थी। ये स्रोत हमने जो कलेक्ट किए इनमें क्या क्या बातों का वर्णन मिल रहा है हमें, तो किन कारणों से हुई हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ा है समाज में, इसके बारे में करोगे। और एंड में सबसे जरूरी, वर्तमान और भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि वर्तमान समय में आज हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं और भविष्य में किस तरह से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अब पढ़ लेते हैं कि इतिहास का अवलोकन यानी कि हिस्ट्री को ऑब्जर्व करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों द्वारा हम इसका अवलोकन कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हिस्ट्री को। पहला है एविडेंस, हमारे पास एविडेंस होने चाहिए। उसके बाद हमें उसका क्रिटिसिज्म करना है, मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लिया, शक की नज़रों से देखना है कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है या फिर ये ओरिजिनल सोर्स है कि नहीं है। उसके बाद हमें एनालिसिस करना है, हमने जितना भी काम किया है उस सभी को एक बार, जैसे हम एग्ज़ाम पूरा हो जाता है, एग्ज़ाम पूरा होने के बाद हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक बार अपनी आंसर शीट चेक करते हैं ना फिर से, कि कहीं पे गलती हुई है, कहीं पे हमने क्वेश्चन नंबर लिखना भूल तो नहीं गए हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वही चीज़ें विश्लेषण किया जाना चाहिए। पहले हम पढ़ लेते हैं साक्ष्य। साक्ष्य क्या होते हैं? एविडेंस। एविडेंस मीन्स कोई भी घटना हो रखी है ना अतीत में, उसकी जानकारी हमें जो चीज़ प्रदान कर रही है वो साक्ष्य है, वो एविडेंस है। अब ये एविडेंस किस प्रकार के हो सकते हैं? कोई गलती से छूट गए, या फिर किसी ने जानबूझ के कोई हिस्टोरिक बुक लिखी हुई है कि ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ के समझे कि कैसा था समाज उस समय का, कैसी स्थिति थी, तो वो एविडेंस कहलाता है। ठीक है, एविडेंस वही होता है, मतलब आज तक हिस्ट्री में जितना कुछ भी लिखा गया ना वो सब एविडेंस बेस्ड ही लिखा गया है। अदरवाइज हम देखते हैं कि आज से 9000 साल पहले, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले, एक भारत में एक और सभ्यता थी, लेकिन उसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई ठोस एविडेंस नहीं है। सिर्फ एक सिविलाइजेशन है जो कि एक पानी के अंदर है, तो हम उसे हिस्ट्री नहीं बना पा रहे हैं। मीन्स जिस चीज़ का हमारे पास एविडेंस है हम उसी के ऊपर इतिहास लिख पा रहे हैं, और इतिहास एविडेंस पर ही लिखा जाता है। साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। तो लिखित को तो दस्तावेजिक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मौखिक साक्ष्य जैसे कि माना जाता है कि जैसे हिमाचल में चिंतपूर्णिमा आता है ना, तो चिंतपूर्णी में माना जाता है कि अकबर ने सोने का छतरा चढ़ाया था बड़ा सा। तो ये क्या है, यहाँ के लोकगीत जो हैं उनमें ये प्रथा फैली हुई है। तो ये हमें सिर्फ बोल बोल के बताया गया है कि उसने यहाँ पे चढ़ाया था, ऐसी कोई जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। तो ये क्या है, मौखिक साक्ष्य है। इसे सच मानने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये तो हो सकता है छतरी की जगह किसी ने चरण लिख दिए हो सकता है उसकी जगह कोई मंदिर की छत लिख दी हो, मतलब बोल दिया हो। तो इस तरह से मौखिक साक्ष्य जो है इनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, और इन्हें एक एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं माना जा सकता, एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मानते हैं इन्हें। दूसरे होते हैं दस्तावेजिक, जो लिखित रूप में होते हैं, जो उस समय के दरबारी या फिर कवियों ने लिखे होते हैं वो होते हैं। आगे है साक्ष्य विश्लेषण के आधार तत्व। अब सपोज आप इतिहास लिख रहे हो और आपके पास एक एविडेंस आ गया कि आप इस टॉपिक के ऊपर अब इतिहास लिखने वाले हो, तो आपके पास कोई सोर्स आ गई है चीज़, ठीक है, जिसके ऊपर आप लिखने वाले हो। लेकिन अब उस सोर्स को कैसे जस्टिफाई करोगे कि ओरिजिनल है? तो पहले तो अन्य साक्ष्य, उससे रिलेटेड कोई और चीज़ को देखोगे कहीं और पे। अब सपोज आपके पास एक स्तूप आ गया, ठीक है, बौद्ध धर्म के ऊपर आप फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे हो, आपके सामने स्तूप आ गया, आप उसके ऊपर लिखोगे, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो। तो उसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त करोगे कि एक और स्तूप ढूंढोगे उसके जैसा, कि हो सकता है कहीं और अमरावती का मिल गया, सांची का मिल गया, सारनाथ का मिल गया, कुशीनगर का मिल गया। अब इन सब से एक जैसी बातें लिखी जा रही हैं, तो इट मीन्स जो अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता है ये आपकी पूरी हो गई। इसके साथ ही आपके पास जो साक्ष्य हैं उसकी घटना का ज्ञान होना आपके लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था, तो उन सभी जगहों पर आप जाके रिसर्च करोगे। तो ये है, घटना का आपको ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ यहाँ पे था, तो यहाँ पे मुझे साक्ष्य मिलेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी खुदाई शुरू कर दी, अपने घर के पीछे खुदाई शुरू कर दी कि यहाँ से साक्ष्य मिलेंगे। और किन किन बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये साक्ष्य ओरिजिनल है जो आपके पास मिला है, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो? तो एक और होता है स्मृति साक्ष्य। वैसे तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए मेमोरी एविडेंस, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस में बताया गया है। तो मेमोरी एविडेंस क्या होता है कि किसी को याद है वो चीज़ कि हाँ उस समय की यहाँ थी। जैसे कि हम कोर्ट में क्या होता है, आई विटनेस को ले जाते हैं ना, वो खुद बताते हैं कि नहीं नहीं मैंने होते हुए देखा था। अब वही मेमोरी एविडेंस है, बस फर्क इतना है कि ये मेमोरी आगे से आगे पास की गई है, तो इसमें छेड़छाड़ भी हो सकती है, इसलिए इसे एग्जैक्ट एविडेंस तो नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि ये देखो मेरे पास ये एक चीज़ है, कागज़ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इसके बारे में, और ये है भी उसी टाइम पीरियड का, बहुत पुराना है, तो उस चीज़ को हम साक्ष्य मान सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमाण स्वीकृति, यानी कि कोई प्रूफ मिल जाए। अगर आपके पास कोई प्रूफ आ जाता है जिससे आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि ये उस चीज़ से रिलेटेड है, हड़प्पा सभ्यता की कोई स्थल हमें मिल गया, लेकिन कैसे मानेंगे कि ये स्थल दूसरे वाले हड़प्पा के साथ, रोपड़ जो है, कालीबंगा, बनावली, चनहुदड़ो, तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे पता लग रहा है? उनके द्वारा प्रयोग किए गए सिक्के, कोई एक सिक्का अगर कहीं हड़प्पा में हमें मिला है तो वैसे ही सिक्के अन्य इलाकों में भी मिले हैं, तो हमने ये मान लिया कि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और लास्ट में साक्ष्यों के नाम पर हम अनुमान भी लगाते हैं कि भैया ऐसा हुआ होगा इसलिए यहाँ पे ऐसा है ना, हड़प्पा सभ्यता क्यों विनाश हुआ, तो हो सकता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ हो, या फिर हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा आई हो सकता है। अनुमान के आधार पर ही हम उनको अनुमानों को ही हम साक्ष्य मान लेते हैं। अब ये जो जितने भी साक्ष्य हैं ये सारे के सारे सही हैं, इसकी जांच कैसे की जाएगी? तो देखिए, सबसे पहले तो लेखक में सत्य कहने की योग्यता होनी चाहिए। जो इतिहास लिख रहा है साक्ष्यों को पढ़कर, भले ही उसके फेवर में नहीं जा रही है कोई बात, उसके रिलीजियस फेवर में या फिर उसके पॉलिटिकल फेवर में या फिर उसकी आइडियोलॉजी के फेवर में, ठीक है, तो यदि कोई सत्य कहने की योग्यता नहीं रखता है तो उसे साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्यों तुम साक्ष्यों के नाम पर झूठ लिखो, और इसी आधार पर उसका जो लेख है वो अविश्वसनीय माना जाएगा। और जो व्यक्ति, जो इतिहासकार सदैव सत्य बोलता है, अगर उसके हवाले साक्ष्यों को कर दिया जाए और वो कोई लेख लिखे ना, तो उसे 100% सत्य ही माना जाएगा। सेकंड है सूचना की सत्यता। अगर हमें कोई सूचना मिलती है कि ये साक्ष्य ओरिजिनल है, वो फेक है, तो उनको कैसे प्रूफ किया जाएगा? उनकी कार्बन डेटिंग करके या फिर उनको एनालाइज करके। तो अगर एक चीज़ को एनालाइज कर लिया जाता है जो कि
बता रहा है कि ये वो सामने वाला फेक है जिसके ऊपर आपने रिसर्च किया, और जो जिसके ऊपर हमने रिसर्च किया वो फेक है, अगर हम उसको ओरिजिनल साबित नहीं कर पाए तो फिर वो सूचना की सत्यता हो जाएगी, कि मतलब हमें जो बाहर से सूचना मिली है कि वो वाली चीज़ सत्य थी, ये झूठ है, तो वो सत्य वाली चीज़ को हम अपनाएंगे। थर्ड है स्वतंत्र परिपुष्टि। ये होता है कि जैसे कि दो अलग अलग किताबें अगर एक ही बात कह रही है ना, तो हम उन्हें सत्य मान लेते हैं, बात ही खत्म, कि मतलब एक से ज़्यादा हमारे पास एविडेंस है उस चीज़ को प्रूव करने के, तो वो सत्य है। लास्ट है स्रोतों का सर्वेक्षण। अगर हमें लगता है कि कहीं पे चीटिंग की गई है, मतलब कि गलत लिखा गया है इतिहास, तो सीधी सी बात है, जिन स्रोतों से उन्होंने लिखा है हम उन्हीं स्रोतों का फिर से पहुंच जाएंगे और पता कर लेंगे कि हमारे पास सही जानकारी है या गलत है। अब है स्रोतों के प्रकार। स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, दो प्रकार के, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी होते हैं प्रधान स्रोत, जो कि डायरेक्ट हमें वहीं से मिले हुए, जैसे कि अभिलेख हो गए, दस्तावेज हो गए, समाचार पत्र उस समय के लिखे हुए, घोषणा पत्र हो गए राजाओं के जो उस समय लिखे हुए थे, साहित्य हो गए, और उनके समकालीन पुस्तकें, उनके समय की किसी और इतिहासकार ने कोई पुस्तक लिखी हुई है, तो ये हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट सोर्सेज होते हैं, इनको हमने ज्यादा फोकस कर। फिर आते हैं हमारे पास गौण स्रोत, यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज, जैसे कि आप इन सभी चीजों को नहीं पढ़ना चाहते, अकेला अकेला अभिलेख पढ़ोगे, आप दस्तावेज पढ़ोगे, समाचार पत्र, घोषणा पत्र, ये सारे पढ़ोगे, इससे बेटर है कि एक हिस्टोरियन ने किताब लिखी हुई है, इन्हीं सभी को पढ़कर, तो इन सभी चीजों को पढ़कर जब एक जगह पर किताब लिख दी गई, वही हमारा सेकेंडरी सोर्सेज कहलाते हैं। तो ये थे स्रोत, एविडेंस। इसके बाद इनकी आलोचना की जाती है, आलोचना क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो दो तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल कौन से होते हैं, तो देखिए जैसे कि हमारे पास कोई पांडुलिपि है, कोई बुक है, उनकी मैगजीन वगैरह, उस समय की कोई भी पांडुलिपि है, पुस्तकें हैं, मानचित्र हैं, या फिर प्राचीन अभिलेख हो गए, हमारे पास स्मारकें हो गई, तो इन सभी विषयों पर अच्छे से गहन अध्ययन करना ही हमारे पास एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कहलाता है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि दस्तावेजों के साथ कहीं फेरबदल तो नहीं ना किया गया, कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है। इसके अलावा दूसरे हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल वो होता है जिसमें कि हम लेखक के बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त करते हैं। इसमें हम लेखक की मनोस्थिति को समझते हैं कि कहीं लेखक धोखेबाज तो नहीं है, चालबाज तो नहीं है, कि जो इतिहास को किसी और ही तरफ ले जा रहा है। तो ये जो आंतरिक आलोचना होती है, इसके भी दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक होता है कि हम देखते हैं कि राइटर ने सब कुछ सही तरीके से किया है, और नकारात्मक वो होता है कि हम उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं, तुमने मुगलों के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई, बुरी तो बताई ही नहीं, तो इस तरह से हम उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो यही थी आलोचना। इसके बाद एनालाइज के बारे में पूछा जाता है, तो वो तो आपको पता ही है, इन दोनों को मिला के आप जो भी लिख दोगे ना, वो सारा एनालाइज में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचता है, जिसमें हम रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और कल की क्लास में मैं आपको पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिखा दूंगा, बाद में उसको सॉल्व भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।